मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, अरमगान ने मुस्तफ़ा का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, उसे ज़िंदा जला डाला और गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा कि उसने उसकी क्या वजह बताई, बहुत ही बेहुदा वजह। अरमगान का कहना है कि उसे हिरासा किया जा रहा था, लेकिन जिस किस्म का भी गैर कानूनी कारोबार था अरमगान का, तो हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग मुस्तफ़ा समेत शायद वो उसका पर्दा चाक करना चाहते हों, जिसे अरमगान ने हिरासा किए जाने के तौर पर महसूस किया। वो अपने आप को कभी गलत और बुरा समझता ही नहीं था, लेकिन फिर उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका था। और वही नहीं, मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद और भी बहुत सारे उसी जैसे लोग एक्सपोज हुए और उन्हीं में एक साहिर हसन भी था, जो मशहूर एक्टर साजिद हसन का बेटा है। फिर सबसे बड़े अफसोस की बात है कि साहिर ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसने वो नशा फरोख्त करता था, उसने सारी लिस्टें दे दी, बता दिया। अब ये देखें कि अदालत ने उसे जमानत पे रिहा कर दिया। ये कितनी बड़ी जो है वो ये कितना बड़ा एक ये कह लें कि किस तरह का केस बनाया गया था, कितना ये कह लें कि केस में कितना रिलीफ दिया गया कि अदालत को छोड़ना पड़ गया। ज़ाहिर अदालत खुद नहीं छोड़ती है, अदालत तभी छोड़ती है जब आप केस को बहुत कमजोर बनाकर अदालत में पेश करते हैं और उसी बुनियाद पर मुलजिम को रिहाई मिलती है। अदालत का काम तो ज़ाहिर चीज़ों को, एविडेंसेस को देख कर ही देना है। कहा यह गया कि यहाँ पे नार्कोटिक्स की जो जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह इस बात को बुनियाद बनाकर उसे रिहा कर दिया गया। तो अब ये कितनी मतलब जो है वो बड़ी बात है कि उसने जब वो कोर्ट में पेश हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो उसने बताया कि हाँ भी मैं करता था, इतना फखर से बता रहा था वो। और एक इतने फखर वाले इंसान को जब वो बाहर आ जाएगा, तो जो बाकी लोग हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो क्या उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी? क्या उनकी हौसला अफजाई नहीं? तो उनको भी ये लगेगा कि ठीक है, हम इतना बड़ा काम करके अंदर जाएंगे और फिर इस तरह से हम बाहर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये हौसला अफजाई है और इसकी हौसला शिकनी करने की जरूरत थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारा कह लें कि निज़ाम इतना कमजोर हो चुका है कि मुलजिम को हमेशा फायदा ही पहुंचता है, कभी नुकसान नहीं हुआ उसको, कभी नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फायदा ही पहुंचता है। मुझे लगता है कि ये जो वीआईपी कल्चर है और इसके अलावा फ़ख्र महसूस करना कवानीन तोड़ते हुए, जैसा कि अगर आप अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगा रहे हैं तो उस पर फ़ख्र महसूस करना, आप एयरपोर्ट पर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने लाइन लगाना पड़ी तो आपको सुबकी महसूस हो रही है, मतलब कि कवानीन और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए नदामत महसूस करना। तो ये स्कूल लेवल से सिखाया जाना चाहिए कि आपने लाइन लगानी ही लगानी है, क्योंकि ये आपका नंबर है, चाहे आप उस लाइन में छोटा लगा है या बड़ा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई दफ़ा जैसे एयरपोर्ट्स पर आती हूँ, मुझे वीआईपी देने की कोशिश की जाती है, मैं लाइन में जाके लग जाती हूँ। मैं एयरपोर्ट का नाम नहीं बता रही, बवजह ममालिक में जिनमें मैं आती हूँ। अब वहाँ पर क्या है कि नहीं आप यहाँ से आइए, तो मैं कहती भाई मैं उधर से क्यों जाऊँ, ये मेरी लाइन है, सारे लोग लगे, हम भी, तो आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई डिजर्व इट, जब मैं यहाँ डिजर्व करती हूँ तो मैं इधर ही खड़ी होंगी, मुझे उधर से नहीं जाना। फिर इस तरह से तो ये जो प्रोटोकॉल जो है और बिला वजह के वीआईपी कल्चर्स हैं, तो लोगों को ये समझाया जाए कि भाई आप फख्र महसूस करें डिसिप्लिन पे चलते हुए, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करने में आपने फख्र महसूस करना है, और ये ग्रास रूट लेवल से होगा, कि बचपने से होगा। आप अगर यूएस नेशनल है तब भी तो आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं यूएस नेशनल नहीं, मैं सऊदी नेशनल। अगर कोई यूएस नेशनल है तो उसे भी तो पासपोर्ट की बेस पे भी तो दिया जाता है ना, कि यूएस इनकी अलग लाइन है, इनकी अलग रॉ है। नहीं, वो एक अलग बात है, वो सॉर्टेड है, वो उसकी वजह कुछ और है। अच्छा, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आपको कोई मतलब लाइन में लगना है, उनके पासपोर्ट पे लाइन में नहीं लगना। मेरे पास सऊदी पासपोर्ट है, मैं वो जो अलग लाइन में लगे वो सॉर्टेड इसलिए होते हैं ताकि इस तरह के जो जीसीसी नेशनल्स हैं या जो सऊदी नेशनल्स हैं, तो उनकी तमाम चीजें जो है वो उन्हीं के हिसाब से डील हो रही होती हैं, हैंडल हो रही होती हैं। वो भी वो अपने आप को एक तरीके से एक ही तरह के लाइन के लोग आ रहे हैं और उससे उनको आसानी होती है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो प्रोसेस कर रहे होते हैं। इसमें इसकी ये वजह नहीं है कि किसी के साथ बरतरी या कमतरी का सलूक हो रहा है, जब वो इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आसानी रहती है, उसकी ये वजह है। लेकिन लाइन सबको लगानी पड़े, या ये जो है मेरा एक, और ये बचपन से बच्चों को जो किंडरगार्टन है तब से लाइन लगाना सिखाई जाती है। बड़े होकर बच्चे खराब हो जाते हैं बाज़ माशरों में, और ये उस वजह से ये प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन और रूल्स और रेगुलेशन, ये एक शेमफुल बात है। ये बताइए, जब आपने रेगुलेशन तोड़ा है, शेम, तो ये जो शेम है ना, इसको माशरे में डालना होगा कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा, ये कोई फख्र की बात नहीं है। बस ये इतनी सी बात। अब ये कैसे करना है, ये आपकी अथॉरिटीज, आपके माशरे के हर फर्द का काम है, और सबसे पहले वही लोग जिनको प्रोटोकॉल के काबिल समझा जाता है, वही लोग इस चीज को करें। जैसे मैंने अपनी एक मिसाल दी और ये रिकॉर्ड पर है कि जब मुझे जो है मैं आई, मुझे अलग तरीके से लेके जाया गया, तो मैं नहीं गई, मैं खड़े हो गई, और जो लेके जा रहे थे वो कहते नहीं आप उधर से आए, मैं नहीं मानी, और मैं हमेशा खड़े हो जाती हूँ, आप मुझे किधर भी लेके जाओ, आप मुझे यूके लेके जाओ या आप मुझे पाकिस्तान लेके आओ, मैंने करना वही है, क्योंकि ये मेरा तरीका है। मैंने सीट बेल्ट बांधनी ही बांधनी है, चाहे मैं किसी भी मुल्क में हूँ। आपके मुल्क में नहीं भी बनाई जाएगी तो फिर भी मैं बांधूंगी। तो दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। देखें समीरा, ये सब देखें, असल में बात ये है कि तमाम कवानीन जो है ना आपके पास मौजूद हैं, ठीक है ना, जो आप बात करिए ना। देखें, सीट बेल्ट लगाना किसी भी मुल्क में आप हो तो ये जरूरी होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है और ये अकॉर्डिंग टू द लॉ भी है, ठीक है ना।
जी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको ये कह लें कि आपका राइट है। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की तो मैं क्या बात करूँ, मतलब आलीशान जगह है ना, आपको पता है ना, तो यहाँ तो वो चीज़ें होती हैं जो कहीं नहीं होती हैं। तो यहाँ की मैं क्या बात करूँ, मतलब यहाँ तो देखिए निराला काम है फर्ज से सारा। माशरा कायम है, तो ये मेरा बस एक छोटा-सा मैंने कहा मैसेज दे दूँ बहुत सारे लोगों को इससे कि भाई अपने से शुरू करे इंसान। नहीं माने वो, कोई इनको जो बिला वजह वीआईपी, इसमें ये शेमफुल बात है, इस सोच को उभारना ज़रूरी है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें आप इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़े आला खानदान के हो और आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो इसमें कोई फ़ख्र की बात है, ये शेमफुल बात है। बस ये जो रिवर्स हो गया है ना मामला, तो वो ठीक करना है और मुल्कों में अभी भी इसको शेमफुल समझा जाता है, दुनिया में ऐसे मुल्क हैं। समझना भी चाहिए, समझना भी बिल्कुल चाहिए। समझना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा था कि दुनिया में लोग इमेजिन नहीं करते इन बातों को, उनकी सोच में भी नहीं आती ये बातें, एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की बातें। लेकिन बदकिस्मती से कि बस कहीं-कहीं ये चीज़ें इमेजिन ही की जाती हैं कि यही होना है, ऐसे ही करना है। तो बस अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा-सा है। खैर तो एनीवे, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। हम अपने टॉपिक से खैर हट जाएँगे। नहीं, ये तो हमारे ओवरऑल ही हम इसी टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, तो उसके ज़ाहिर है हम जो रूट कॉज़ है ना, हम साथ-साथ उसके बारे में भी बात करते जा रहे हैं, तो इस वजह से हम इस जानिब आए और ये बहुत अच्छी गुफ्तगू हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा इस वाक़ये के बारे में आपको बता देना और आपका इस बारे में जान लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये नासूर माशरे में ना पल सके, दुनिया में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए भी सरगर्दा होना ज़रूरी है, इसका कला कमा करना ज़रूरी है। इसलिए रूट कॉज़ के बारे में सोचना भी ज़रूरी है। हम सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिपोर्ट नहीं ले रहे, बल्कि इस बारे में भी सोचिए। अरमगान का जहन शुरू से मुजरिमाना था, उसके इर्द गिर्द के लोग ये बात महसूस करते थे। अब देखिए, जब उसने मुस्तफ़ा को इतना ज़दोको किया, इतना बुरा उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद वो ज़िंदा था, इसके मुजरिमाना जहन ने उसको ठिकाने लगाने के लिए क्या कार्रवाई की, वो देखिए। मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में आया हुआ था मार्क एक्स में, तो मेरे दिमाग में यही आया कि कहीं इसको गाड़ी में लेके जाके कहीं ना कहीं इसको डिस्पोज ऑफ कर। उसके मैंने पाँव बांधे थे और उसको बांधा कर उसकी गाड़ी में लेके गया था मैं उसको, और उसकी गाड़ी की डिग्गी में उसको मैंने बंद कर दिया। उस वक्त फिर मैं सोच रहा था कि इसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करें। मैंने गूगल मैप्स खोले थे, गूगल मैप्स खोल के मैं देख रहा था कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और वीरान या सुनसान। तो वहाँ मैं अपने फ़ोन में जो पॉइंट कर रहा था चीज़ें, वहाँ पे हब की एक लोकेशन आ रही थी जो बिल्कुल ऐसा था कि आसपास उसकी कोई आबादी नहीं है। वो मैंने अपने फ़ोन में खोल ली थी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मैप्स का टाइम दिखा रखा। मैप्स मैंने अपने फ़ोन पे ऑन कर दिए थे ऑफलाइन, उस पर डेटा चढ़ना। वहाँ से मैंने घर से यही सोचा था कि वहाँ जाके डिस्पोज ऑफ कर दूँगा और गाड़ी को भी हम जला दें। मैंने पेट्रोल उठाया घर से, 1.5 लीटर बॉटल का हाफ था, वो मैंने साथ रख लिया था और अपने साथ मैंने कैश भी रखा था कि रास्ते में अगर कोई रोके या कुछ हुए तो वो कैश यूज़ करके हमारे जा सके। पेट्रोल मैंने रखा गाड़ी में और मेरे पास गन भी थी, वो भी मैंने सिक्योरिटी के लिए साथ कैरी कर ली थी। शराब मेरे साथ था। इस दौरान गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। हम अपने घर से निकल गए, उसकी गाड़ी में, मुस्तफ़ा डिग्गी नहीं था। जब हम निकले घर से, मैं मैप्स फॉलो करता हुआ गया हूँ, जो भी मैप्स हमें जहाँ से भी जा रहे थे। तो हम और बलूचिस्तान की एक जगह पर पहुँचे थे जो कि एक वीरान जगह थी। वहाँ पे मैप्स एंड हो गए थे जब हम वहाँ पहुँचे। रास्ते में हमें कोई भी रुकावट नहीं आई, किसी भी नाके ने नहीं रोका, कुछ भी मसला नहीं हुआ था और हम डायरेक्ट वहाँ ईज़िली पहुँच गए थे। जब हम वहाँ लोकेशन एंड हो गई थी, उसके बाद हम देख रहे थे कि कहाँ पे मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम गाड़ी को खड़ा कर दें। ढूंढते ढूंढते फिर हमें एक अंदर ऐसी जगह मिली जहाँ रोड से भी किसी को नज़र नहीं आता और गाड़ी भी अंदर जाके पार्क हो गई थी। जब हम पहुँचे गाड़ी के पास, मुस्तफ़ा उस वक्त गाड़ी में जिंदा था। मेरे पास गन भी थी, जो शिराज ने बोला था इसको गोली मार दो, फारिग कर दो, तो ये बचना नहीं चाहिए। मैंने उसको गोली अपने हाथ से नहीं मारी, मुझे उसको मारना नहीं था अपने हाथ से। उस टॉस में जब मैं कंसल्ट कर रहा था कि अगर अल्लाह की वाकई मर्ज़ी है तो मैं खुद इसको नहीं मारूंगा अपने हाथ से। डिग्गी हमने बंद कर दी थी गाड़ी की। गाड़ी का जो फ्रंट गेट था, उसकी जो स्टीयरिंग साइड थी, वो स्टीयरिंग साइड से मैंने जो आधा बॉटल पेट्रोल था मैंने वहाँ फेंक के गाड़ी की फ्रंट साइड को टॉर्च किया था।
टॉर्च करने के बाद मैं वहाँ से चला गया था और शिराज भी मेरे साथ था। हम लोग वहाँ से चले गए थे। हमें नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है और हमने बस छोड़ दिया था उसको वहाँ पे ऐसी गाड़ी, और हम वहाँ से पैदल चले गए थे। पैदल वहाँ से निकले, काफ़ी हमने वॉक किए 2-2.5 घंटे, और मुझे कुछ नहीं पता था कि गाड़ी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये मैं छोड़ हुआ था सब कुछ, हम हमारे चले गए। मैंने इस वजह से उस वक्त गाड़ी को नहीं देखा खुद, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। अगर वो खुदा की मर्ज़ी होती तो वो आप बचती, खुदा की मर्ज़ी होती तो वो पूछ जाती और वो बच जाता। मैं इस वजह से बगैर देखे, बगैर मालूम किए कि वो कंफर्म है ज़िंदा है या डेड है, मैं वहाँ से चला गया था। शिराज ही मेरे साथ था। हम लोग वॉक करते हुए 2.5-3 घंटे हमने वॉक की, हमें होटल पे पहुँचे। होटल पे पहुँचने के बाद वहाँ होटल वाला ने बोला कि एक बस आ जाएगी, उससे आप कराची चले जाओ। बस आई नहीं, मेरे पास गन भी लगी हुई थी, तो होटल वाले थोड़े मशकूक हो गए थे। फिर हम वहाँ होटल से भी वॉक करना स्टार्ट हो गए। हम आगे पीछे पहाड़ियों पे से चलते हुए फिर हम रोड से कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सुजुकी वाला आया, उस सुजुकी वाले को हमने रोका। सुजुकी वाले को रोक के उसके साथ हम वापस घर आ गए। मुझे जब हम घर पहुँचे तो तब तक हमें नहीं पता था कि मुस्तफ़ा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, नहीं मैंने किसी को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं पंजाब चला गया था। पंजाब जाने के बाद क्योंकि मैं वैसे ही हरास हो रहा था अरसे से, और मैं इस वजह से शहर से भी मूव करना चाह रहा था, अपने ऑफिस से और अपनी चीज़ें दूसरे शहर में। तो मैं फिर उन कामों के लिए पंजाब से निकल गया था। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ मेरी गाड़ी भी पार्क थी। वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी उठाई और फिर मैं वापस सिंध की तरफ आया, कराची की तरफ, अपने इसी घर में। नफ्सियाती खलल का शिकार मुजरमाना जहनियत का अरमगान ड्रामाई अंदाज में टॉस कर कर के खून की बाजियां खेल रहा था। लोग इस्तिखारा करते हैं अच्छे काम करने से पहले, ये टॉस कर रहा था। इसकी दिमागी हालत तो देखिए। इस तरह के लोग माशरे में खुले नहीं छोड़े जा सकते। फिर इसकी और इसके साथी शिराज की बेज़मीरी की इंतहा तो देखिए। इन्होंने वापस आकर मसाज करवाया और उसके बाद ये पंजाब और दीगर इलाकों में घूमते फिरे, पार्टियां मनाई, और पार्टियां भी कैसी, इन्हीं की तरह गंदी पार्टियां, इखलाकी इक़दार से गिरी हुई पार्टियां। वॉच आउट, देखिए कि आपके बच्चे खुशी में जो पार्टियां मनाते हैं तो वो किस तरह की पार्टी होती है। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगा कि ये जो अरमगान है, ये जो टॉस कर करके ये जो खून की बाजियां खेल रहा था, तो क्या इसका ये पहले से इरादा था कि मैं जो है कत्ल करूंगा? क्योंकि ज़ूमा को तो इसने छोड़ दिया था तशद्दुद करके, लेकिन इसने जो है मुस्तफ़ा को भी पहले से प्लान किया हुआ था कि ये उसको ख़त्म कर देगा। अच्छा देखिए समीरा, यकीनन प्लान किया ही था, तभी तो उसको मारा। अगर प्लान नहीं किया होता तो कैसे मारता उसको? और इतनी सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान होती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी इंटेंशन यही थी ना, आपकी गलत इंटेंशन थी। तो आपने उसी गलत इंटेंशन से उसको अपने घर पे बुलाया, उसको झूठ बोल करके मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और आ जाओ सारी बातें खत्म करते हैं, इस तरह की आपने उसको बुलवाया। और जब आपके घर आया तो आपने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, और इतनी बेदर्दी से मारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस बच्चे को उसको मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ दी जालिम इंसान ने। और उसके बाद फिर ये क्या क्या करता रहा वो आपके सामने ही था कि जब उसको जला कर आ गया तो उसके बाद ही लाहौर चला गया, फिर वहाँ से इस्लामाबाद, फिर वहाँ से गिलगित, फिर वहाँ से चित्राल। तो उसके बाद आके ये मसाज करा रहा है, पार्टियां कर रहा है। तो सोचे ना क्या लेवल है इसका, मतलब इसकी मेंटालिटी का क्या लेवल है, किस तरह का साइको पर्सन था ये, या मेंटल डिसऑर्डर था, ऐसा क्या था इसको कि ये किस किस्म के कहाँ से बिलोंग करता था, ये किसकी जो इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, ये चीज़ें वहीं से इसको ट्रांसफर होते हुए आ रही थी, या पैसों ने इसको अंधा कर दिया था? इतना बल्क में पैसा आ रहा था कि 28 अरब रुपए की तो सिर्फ इसकी मनी लॉन्ड्रिंग है जो उसने अकाउंटों से रोलिंग करी इंटरनेशनली। और फिर ये अमेरिका में इसके मर्चेंट अकाउंट थे, फिर बिटकॉइन थी, बिटकॉइन की मशीन इसके घर से निकली है। तो इतना बड़ा जब इतने पैसे आपके पास होते हैं तो आपको लगता है कि मैं कानून को खरीद लूंगा या लॉ को खरीद लूंगा। तो बस जब आप पे बुरा वक्त होता है तो समीरा फिर ऐसे ही होता है, फिर नहीं पता चलता, फिर ऐसे ही आता है, आप जितनी भी ताकत करो। ये वीडियो अभी जारी है, अगली वीडियो में बकिया हिस्सा पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये अहम बात आपके गोशो गुजार करना चाहती हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने बिजनेस, मीडिया और ज़ाती मसरूफियात में से वक्त निकाल पाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव कुछ मुस्बत वीडियोस बना सकूँ, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकूँ। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ये ज़रूरत है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन
ज़रूर दबा दें और फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मेरे लिए आपकी फीडबैक बहुत अहम है। वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।